नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा, बिल्कुल हल्का सा, 1 मिनट से भी कम का। देखो कितनी बुरी बात है, लगभग जो सब्सक्राइब किया हुआ 20 लोगों ने सब्सक्राइब किया है 100 में से, ठीक है ना, और 80 लोग सब्सक्राइब किए ही नहीं है लगभग, आप लोग देख सकते। तो देखो कितनी बुरी बात है, मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ उसके बावजूद भी, ठीक है। तो समय बहुत कीमती होता है, मैं यहाँ वो टीचरों की तरह के बकवास नहीं करता। तो आपके समय जैसे मैंने बताया बहुत कीमती होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, सिलेक्शन रूल। दो तरीके का सिलेक्शन रूल होता है, एक स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल और एक ग्रोथ सिलेक्शन रूल और स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। तो ये हमारे आज दो टॉपिक रहेंगे। हमने पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था और हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में मैंने बताया था कोई भी मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है, तो एनर्जी हमारे पास कितनी होती है उस मॉलिक्यूल के पास? उस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है ये, ठीक है। ये एनर्जी होती है यदि कोई मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। रोटेटिंग मॉलिक्यूल क्या प्रोड्यूस करेगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये हमने पिछली क्लास में किया था। यदि मैं बी को किस में डिफाइन करूँगा? जूल में, तो ये मेरे पास एनर्जी जूल में आएगी। और यदि मैं बी को वेव नंबर की टर्म्स में डिफाइन करूँगा तो हमारे पास एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स आएगी या मीटर इनवर्स आएगी, ठीक है। तो हम वेव नंबर की टर्म्स में एनर्जी को इस तरीके से लिखते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी बुक्स में वेव नंबर की टर्म्स में इसको ईजी से भी लिखा जाता है, एप्सिलॉन नोड, ठीक है। और वेव नंबर की टर्म्स में काफ़ी बुक्स में आप देखोगे कि इसको इससे भी लिखा जाता है, क्योंकि म्यू तो फ्रीक्वेंसी होती है और म्यू के ऊपर बार लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होता है हम जानते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/λ होगा हमारे पास वेव नंबर, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिखाया गया, लेकिन हमारा मेन कंसेप्ट है, हमारा मेन काम है कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तो वेव नंबर की टर्म्स में कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसके पास एनर्जी ये होती है। हमारे पास बी और कितना है? रोटेशनल कांस्टेंट है, ये हमने कवर किया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में देखो क्या है, अब जे का जे क्या है? रोटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास, सॉरी रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो जे का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है। तो जे का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा एनर्जी, 1 रखो 2 भी, 3 लिखो 6 भी, इस तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स बनाए हैं। तो देखो ये हमारे पास जे का वैल्यू होगा, ये एनर्जी हो गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, 0 2 भी, 6 भी, 12 भी, 20 भी, 30 भी। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की, तो जैसे जे इज इक्वल टू 0 रखा, वो क्या आ गया? 0, ठीक है ना। आप देख सकते हो क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? यही तो है। तो जैसे यहाँ जे इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता है कि इन विच स्टेट, है ना, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल डज नॉट रोटेट। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा J1 2 J3 इस तरीके से। तो आपको J इक्वल टू 0 पे लगाना है। आप सोचेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन इसी में कंफ्यूज होते हैं। दूसरा, जैसे जैसे J का वैल्यू बढ़ता है मॉलिक्यूल्स तेज़ी से रोटेट करता है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो हमारे पास एनर्जी क्या है? यही तो है हमारे पास, क्या है? J+1 है, ठीक है। जैसे जैसे जे का वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा एनर्जी मीन्स मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एज अ रिजल्ट द एनर्जी लेवल्स आर मोर वाइडली स्पेस्ड अपार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा भी, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के में क्या होता है कि जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ना, वो धीरे धीरे जैसे जे का वैल्यू बढ़ता है वो क्या होने लगते हैं? दूर होने लगते हैं। लेकिन वाइब्रेशन में क्या होता है? वाइब्रेशन में कम होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है? कम होने लगते हैं। सिर्फ रोटेशनल स्टेट में ही क्या होता है? एनर्जी गैप क्या होता है? बढ़ने लगता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन रूल की। तो ग्रोथ सिलेक्शन रूल क्या है? मोटा मोटा हम बात करें तो मैंने ये भी आपको पिछली क्लासेस में बताया था, परमानेंट डायपोल मूवमेंट क्यों जरूरी होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। तो ग्रोथ रूल कुछ नहीं है, ग्रोथ सिलेक्शन रूल यही कहता है
कि ट्रांजिशन तभी होगा यदि मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होने की वजह से ही वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा, या जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव एक्टिव। ठीक है ना। तो क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, माइक्रोवेव एक्टिव, यानी मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो कर रहा है। यदि समझ में आ गई बात, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट होता है तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, या हम कहेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा शो करेंगे। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव एक्टिव। ये मैं पहले भी बताया है, फिर भी मैंने इसको रिपीट कर दिया इस बार, ताकि आपको थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए और कुछ नहीं। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, जैसे H2 Br Cl2 N2 होमोन्यूक्लियर है ना, दो ही न्यूक्लियस, सेम न्यूक्लियस है। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा एक ही पॉइंट पे होगा, तो डाइपोल मूवमेंट उनके पास नहीं होगा। डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा तो माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। क्या होंगे, वो इनएक्टिव होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ट्राइएटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट होता है, तो इसलिए उनको माइक्रोवेव एक्टिव हम बोलते हैं। तो ये सिंपली कुछ नहीं, ग्रोथ सिलेक्शन रूल एक ही लाइन में याद रखना है। मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा तो ट्रांजिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल हमारे पास है वो ये है, डेल जे के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, प्लस माइनस का 1 होना चाहिए, तभी ट्रांजिशन होगा। यही हमारा दूसरा सिलेक्शन रूल है। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास कितना होना चाहिए, जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है कितना होना चाहिए चेंज, प्लस माइनस 1 का होना चाहिए। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें, ओनली ट्रांजिशन बिटवीन द नेबरिंग लेवल्स आर पॉसिबल। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, नेबरिंग लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो सकता है। आप देखो, जैसे 4 से कहाँ सकता है, 3 में आ सकता है, तभी डेल जे कितना आएगा, 1 आएगा हमारे पास। ये 3 से 4 में जा सकता है, समझ में आया, तब भी प्लस माइनस 1 का डिफरेंस आएगा। 4 से 2 में, या 4 से 1 में, या 3 से 0 में नहीं आ सकता, क्योंकि उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में नेबरिंग एनर्जी लेवल्स में ही क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत ध्यान से आपको देखना है, मैंने ट्रांजिशन शो किया है। अब देखो क्या, 1 से एनर्जी, 1 से कहाँ पे आया, 0 में आया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, पहले लेवल की एनर्जी कितनी, 0, दूसरे लेवल की एनर्जी 2B, तीसरे लेवल की एनर्जी 6B। ठीक है, इसकी 12B, और ये 5th लेवल की कितनी है, 20B है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो, अब जब पहले लेवल से वो हाँ, सेकेंड लेवल से पहले लेवल में ट्रांजिशन होगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 2B माइनस 0 कितना आएगा, 2B आ गया। तो इन दोनों एनर्जी के बीच में डिफरेंस कितना, 2B का है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, इससे इसमें ट्रांजिशन होगा तो 6B में से 2B गए, कितना आया, 4B। इसके बीच में ट्रांजिशन होगा तो 12B एनर्जी में से 6B एनर्जी गए, कितना है, 6B एनर्जी। 20B में से कितना गया, 12B, तो कितना है, 8B। समझ में आया। अब ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। देखो, जो पहली एनर्जी, पहला जो ट्रांजिशन था, उनके बीच का एनर्जी गैप कितना, 2B, तो ये कितना है, 2B, तो ये ट्रांजिशन आप देख सकते हो। दूसरा ट्रांजिशन जब हुआ तो उसके बीच में कितना एनर्जी गैप है, 4B। ये वेव नंबर के टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है ना, या वेव नंबर। अब देखो, काफ़ी बुक में ना वेव नंबर को म्यू सी लिख देते हैं, इसके ऊपर बार वगैरह नहीं लगाते। ठीक है ना, तो बस जैसे मैंने बताया, आपको क्या ध्यान रखना है, कंसेप्ट पर ध्यान रखना है, सिंबल्स पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसी तरीके से 12B से 6B ये होगा ट्रांजिशन, और ये फिर 8B। तो देखो, 1 2 3 4 ट्रांजिशन हमने देखे। ठीक है, तो ये जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन आई, ये दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन आई, ये तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन आई, और चौथी स्पेक्ट्रल लाइन आई। ठीक है, तो पहले वाली की एनर्जी कितनी, 2B, फिर उसकी 4B, इसकी 6B, 8B। अब इसके बीच में डिफरेंस देखो, क्या देखो, डिफरेंस देखो, 4B माइनस 2B 2B, 6B माइनस 4B 2B, 8B माइनस 6B 2B। देखो, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखो, ये कंसेप्ट अभी बताऊंगा, पर इसको ध्यान से देखो। द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रोटेशनल लाइन, रोटेशनल लाइन के बीच का डिफरेंस मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी लेवल्स के का डिफरेंस नहीं कह रहा मैं, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अंडर रिजिड रोटेटर एक्सप्रोक्सीमेशन इज 2B। रिजिड रोटेटर ही हम पढ़ रहे हैं अभी, तो रिजिड रोटेटर में
रोटेशनल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है, रोटेशनल लाइंस, स्पेक्ट्रल रोटेशनल लाइंस जो है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 2b, और ये हमेशा इतना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, तो ध्यान रखना। रोटेशन के केस में स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यदि हम बात करें डिफरेंस एनर्जी लेवल्स के बीच में, ध्यान रखना स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की बात नहीं कर रहा मैं, डिफरेंस कर रहा हूँ मैं एनर्जी लेवल्स के बीच में, ठीक है, समझ में आया। तो देखो वेव नंबर के टर्म्स में निकालना है, आप यहाँ पे डेल एफ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये फिर आ जाएगा एफ जे प्लस 1 माइनस एफ जे, ठीक है। तो देखो ट्रांजिशन तो जे प्लस 1 से जे के में ही होगा सिलेक्शन रूल के हिसाब से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, एनर्जी का वैल्यू रख दिया, देखो ये बी जे प्लस 1 का वैल्यू रखा या जे प्लस 2 आ जाएगा, और ये एफ जे का वैल्यू बी जे प्लस 1 रखा। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो आप एक बात दिमाग में बैठा लो, यदि एग्जाम में आता है कि दो एनर्जी लेवल्स, देखो एनर्जी कितनी होती है एक मॉलिक्यूल की वेव नंबर के टर्म्स में, ठीक है, तो हमारे पास आएगी बी जे प्लस 1, यही जूल के केस में भी होती है, बस हमें बी की वैल्यू पर ध्यान देना होता है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल की है, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस यदि हमसे पूछे कितना आएगा, वो अभी अभी मैंने बताया आपको 2bj+1, क्या है 2bj+1, समझ में आया। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, अब देखो यहाँ हमने ट्रांजिशन किसके बीच में लिया था, j+1 से किसके नीचे आया, j में आया, ठीक है। तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बड़े वाले लेवल के। और ये हमने लैंडन इंटरवल रूल में पढ़ा था कि मान लो 5 से किस में आता है ट्रांजिशन, 4 में आता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बड़े वाले लेवल के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। तो इस केस में भी देखो यही है, तो आप ये याद रख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से यदि 7 से 6 में ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी जो का डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 7 की, ये लैंडन इंटरवल रूल में पढ़ा था, ठीक है ना। मैक्सिमम वाले के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का डिफरेंस, क्वांटम नंबर जो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे j+1 से j में लिया था तो ये आ गया। यदि अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, यदि j से j-1 में लेंगे तो हमारे पे इसके उस केस में वैल्यू आएगी 2bj। यहाँ पे यदि हम यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। देखो एनर्जी लेवल की ये होती है, दो एनर्जी के लेवल का डिफरेंस ये होता है, और रोटेशनल लाइंस के बीच का डिफरेंस कितना होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस कितना होता है, वो होता है 2b। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये बात आपने भेजे में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज मैक्सिमा, जो ये मैक्सिमा हमें मिला है ना ये वाला, इन्हीं से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो कैसे, अब देखो अब हमने स्पेक्ट्रा निकाला मान लो लैब में, और हमने दो लाइन के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। तो दो लाइन के बीच का डिफरेंस निकल गया, हमने मेज़र कर लिया, और हम तो जानते हैं अभी हमने थ्योरेटिकली क्या पढ़ा, दो लाइन के बीच का डिफरेंस क्या होता है 2b होता है। तो वो हमने इसके इक्वल रख देंगे जो हमने निकाला है एक्सपेरिमेंटली, वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट आया, ठीक है, समझ में आया। अब तो b का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, b हमारे पास होता है b = h²/2i। या हम इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके रखूँ तो 8π²i, मैंने h कट का वैल्यू रख दिया, h कट क्या होता है, h/2π होता है, ठीक है। ये तो ये अभी जूल में आया है, किस में है, जूल में है। यदि ये मेरे पास सेंटीमीटर इन्वर्स में आता तो मैं सेंटीमीटर इन्वर्स में देखो क्या लिखता, देखो सेम यही रहता है, h²/2i, बस नीचे hc से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास देखो क्या बन जाता है, h/8π²IC। अब ये मेरे पास सेंटीमीटर इन्वर्स में आ जाएगा, ठीक है। या यदि मैंने स्पीड ऑफ लाइट
ये तो है ये, यदि इसको मैं सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में लूँगा तो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, मीटर सेकंड इनवर्स में लूँगा तो मीटर इनवर्स में आएगा, ठीक है ना। ये तो सारा खेल इसी पर निर्भर करता है। तो एक जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि यदि वेव नंबर की टर्म्स में लिखना है तो hc से डिवाइड कर दो, जूल की टर्म्स में लिखना है तो hc से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे कोई मुझे ये कह दे भाई Bj+1 है वेव नंबर की टर्म्स में, उसने कहा B क्या है, वेव नंबर की टर्म्स में है। अब तो मैं उसमें क्या कर दूंगा, hc की गुणा कर दूंगा ताकि hc से hc कट जाए, h कट स्क्वायर अपॉन में 2i और ये जूल की टर्म्स में मिल जाए हमें, ठीक है ना। तो यदि मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब ये जूल में लिखा हुआ है, हम समझ जाएंगे, अंडरस्टूड होगा हमारे लिए कि बी वेव नंबर में था। यदि खाली ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम समझेंगे कि वो वेव नंबर के टर्म्स में लिखा हुआ है। बेसिकली हमें बुक्स में पढ़ के पता चल जाता है, मैंने भी आपको बता दिया है, नहीं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल जब करते हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।